नमस्कार सभी लोगों को। उत्कर्ष ऐप में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है सब लोग घर में बैठे हुए सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, हम बात कर रहे थे भारत में वन्य जीवों की। तो वन्य जीवों से मैंने जैसे आपको बताया था, अभी तक सीधा प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है कि कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है। ठीक है ना। तो ये मेन चीज़ें आप जान रहे थे। उसके बाद हम बात कर रहे थे वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा कुछ परियोजनाएं चलाई गई हैं। उन परियोजनाओं से संबंधित आपके प्रश्न भी पूछ लेते हैं। जैसे हाथी परियोजना कब शुरू की गई, गेंडा परियोजना कब शुरू की गई, या आपका टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया। तो इस तरह से भी एग्जाम में प्रश्न आपके आते हैं। तो कल हम बात कर चुके थे, हम बात कर रहे थे वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं की। वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं। तो वन्यजीव संरक्षण परियोजनाओं के बारे में हम कल बात कर रहे थे। तो हमने कुछ परियोजनाओं के बारे में बात कर ली थी। तो सबसे पहले हमने बात की थी 1972 में एक परियोजना शुरू की गई थी, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट लॉयन। प्रोजेक्ट लॉयन शुरू किया गया। उसके बाद 1973 में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। उसके बाद 1975 में 1975 की हम बात करें तो यहाँ पर शुरू किया गया प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल परियोजना शुरू की गई, या घड़ियाल परियोजना। उसके बाद हम बात करेंगे अब 1987, 1987 में, ठीक है। तो ध्यान रखना, भारत में जो एक सींग वाला गेंडा है, एक सिंगी गेंडा जिसे कहा जाता है, सिंगल हॉर्न राइनासोरस, उसका एकमात्र प्राकृतिक आवास जो है वो भारत है। तो विश्व में एक सींग वाला गेंडा केवल भारत में ही पाया जाता है। तो इसकी वजह से अब एक सींग वाले का जो सींग है उसको पाने के लिए लोग वह पूरे जानवर की हत्या कर देते थे। जैसे हाथी दांत को पाने के लिए हाथी की हत्या कर देते थे, इसी वजह से अब एक सींग वाले गेंडे को संरक्षण देने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1987 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट राइनो। प्रोजेक्ट राइनो शुरू किया गया, या इसको हम बोले हैं गेंडा परियोजना। गेंडा परियोजना। तो गेंडा परियोजना शुरू की गई 1987 में, और इसमें लिख लीजिए फिर एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा, या ये कहें एक सिंगी गेंडा, एक सिंगी गेंडा, या सिंगल हॉर्न राइनासोरस। सिंगल हॉर्न राइनासोरस विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। भारत में पाया जाता है, ठीक है। तो जो सिंगल हॉर्न राइनासोरस है ये केवल ध्यान रखना भारत में ही पाया जाता है। तो इसको संरक्षण देने के लिए भारत सरकार के द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क को संरक्षित किया गया। तो काजीरंगा के अलावा मानस में भी ये पाया जाता है, और हम बात करें पश्चिमी बंगाल में जलढपरा, वहाँ भी ये एक सींग वाला गेंडा पूरे के पूरे क्षेत्र में ये पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए नेक्स्ट आगे, एक सिंगी गेंडा के संरक्षण हेतु
भारत सरकार द्वारा असम में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क को संरक्षित किया है। तो ये इसीलिए बहुत पूछा जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, ठीक है, या किसके लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क का नाम आता है तो तुरंत आपके दिमाग में फोटो आना चाहिए एक सींग वाले गैंडे का। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में के लिए संरक्षित है। इसके अतिरिक्त मानस राष्ट्रीय पार्क असम तथा जलडपरा राष्ट्रीय पार्क पश्चिमी बंगाल में भी एक सिंगी गैंडा पाया जाता है। तो ये स्थिति है। तो एक सिंगी गैंडा के लिए जो संरक्षित किया गया पार्क है वो ध्यान रखना कौन सा है, काजीरंगा। काजीरंगा का नाम आते ही एक सिंग वाला गैंडा ध्यान आना चाहिए। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न आपके आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद अब हमने गैंडे को जो संरक्षित कर लिया, उसके बाद 1992 में वर्ष 1992 में भारत सरकार के द्वारा एक और परियोजना शुरू की गई, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट या हाथी परियोजना, हाथी परियोजना। और इस परियोजना को नाम दिया गया हाथी मेरे साथी, हाथी मेरे साथी। तो इस तरह से हाथी के संरक्षण के लिए 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया। आपको पता है हाथी जो है वो उष्ण और आर्द्र जलवायु का जीव है, मतलब गर्म और ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में ये हाथी पाया जाता है। तो हाथी के लिए भारत सरकार के द्वारा 1992 में परियोजना शुरू की गई। तो इसके लिए भारत सरकार के द्वारा कुछ राष्ट्रीय पार्कों को संरक्षित किया गया, जैसे मानस राष्ट्रीय पार्क, दिहांग दिबांग राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, इसके अलावा पेरियार राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। तो इस तरह से कुछ जगहों को यहाँ पर क्या किया, हाथी के लिए संरक्षित किया गया है, ठीक है। तो 1992 में ये शुरू किया गया। तो नेक्स्ट देख लें आगे, हाथी के संरक्षण हेतु लिख लेना, हाथी एक उष्ण आर्द्र जलवायु का जीव है। उष्ण और आर्द्र जलवायु में रहता है, जहां पर तापमान भी ज़्यादा रहता है और वर्षा भी ज़्यादा होती है, ठीक है। हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड। उष्ण और आर्द्र जलवायु का जीव है, ठीक है। हाथी के संरक्षण हेतु, हाथी के संरक्षण हेतु मानस राष्ट्रीय पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क
दिहांग दिबांग दिहांग दिबांग क्षेत्र, पेरियार राष्ट्रीय पार्क, पेरियार राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। और लिख लेना बांदीपुर, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क। तो ये प्रमुख क्षेत्र जो हैं वो घोषित किए गए। मानस राष्ट्रीय पार्क आपको पता ही है असम में। दिहांग दिबांग की बात होती है तो अरुणाचल, पेरियार की बात होती है तो केरल, और बांदीपुर की बात होती है तो कर्नाटक। इन क्षेत्रों में ये हाथी के संरक्षण हेतु कुछ राष्ट्रीय पार्कों को चिन्हित किया गया है, ठीक है। तो ये मुख्यतः हाथी के लिए, बाकी और जीव भी पाए जाते हैं, जैसे बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी है, पेरियार भी टाइगर रिजर्व है, तो टाइगर भी यहाँ पर रहता है, टाइगर को भी संरक्षण दिया गया है, लेकिन ये हाथी परियोजना के अंतर्गत ये सारी शुरुआत की गई है, ठीक है। उसके बाद एक और परियोजना शुरू की जाती है, उस परियोजना को हम बोलते हैं प्रोजेक्ट, इसको हम बोलते हैं, या हिंदी में लिख लीजिए, इसको बोलते हैं 1999 में शुरू की गई, इसको बोलते हैं समुद्री कछुआ परियोजना, समुद्री कछुआ परियोजना। समुद्री कछुआ एक विशेष प्रकार का कछुआ है जिसको बोलते हैं ऑलिव रिडले। ऑलिव रिडले कछुआ जो है वो केवल उड़ीसा के तट पर अंडे देने के लिए आता है, और उड़ीसा के तट पर जब ये विलुप्त प्रजाति वाला कछुआ भारी मात्रा में आता है तो उड़ीसा के तट पर एक राष्ट्रीय पार्क है जिसको बोलते हैं भितरकनिका। भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क को यहाँ पर क्या किया है, संरक्षित किया गया है। तो समुद्री कछुआ का मतलब है ऑलिव रिडले कछुआ बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर लिख लेना ऑलिव रिडले, ऑलिव रिडले कछुआ के संरक्षण हेतु उड़ीसा में भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, ऑलिव रिडले कछुआ को बचाने के लिए भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क आपको ध्यान रखना है। तो भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क ऑलिव रिडले कछुए के संरक्षण के लिए संरक्षित किया गया है। तो ऑलिव रिडले कछुए की बात होती है तो जरूर ध्यान रखें इस चीज को, ठीक है। तो 1999 में कछुआ परियोजना लिख लिया होगा सब लोगों ने। अब देखिए यहाँ पर एक राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव की अगर बात आती है तो तुरंत आपके ध्यान में आ गया होगा किसकी बात हो रही है। तो राष्ट्रीय जलीय जीव की हम बात करें तो राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, जिसको हम बोलते हैं डॉल्फिन, गंगा की डॉल्फिन या गांगेय डॉल्फिन कहा जाता है। अब ये जो गांगेय डॉल्फिन है ये क्या करते हैं कि गंगा में जब तक पानी शुद्ध रहेगा तब तक तो इनकी संख्या भारी मात्रा में बढ़ती चली जाती है, लेकिन जैसे ही गंगा में प्रदूषण होना शुरू हो जाता है तो इनकी संख्या निरंतर कम होती चली गई। और जब इनकी संख्या निरंतर कम होती चली गई तो भारत सरकार ने इनके संरक्षण के लिए फिर परियोजना शुरू की और उसके साथ में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित कर दिया। तो राष्ट्रीय जलीय जीव जाना जाता है, ध्यान रखना, गांगेय डॉल्फिन को बोलते हैं, गैंगटिक डॉल्फिन कहलाती है। तो यहाँ पर लिख लें नेक्स्ट, गांगेय डॉल्फिन, गांगेय डॉल्फिन या गैंगटिक
गैंगटिक डॉल्फिन, इसको सूसू भी कहा जाता है, सूसू, सूसू के नाम से भी जानी जाती है। तो 5 अक्टूबर 2009, 5 अक्टूबर 2009 को गांगेय डॉल्फिन को, गांगेय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया इसको 5 अक्टूबर 2009 को। अब ये जो गांगेय डॉल्फिन होती है, ये ध्यान रखना जन्मांध होती है। गांगेय डॉल्फिन जन्मांध, मतलब इनकी आंखें नहीं होती, आंखों की जगह लेंस होता है, आंखों की जगह केवल एक लेंस होता है जो लाइट के लिए सेंसिटिव होता है, लाइट के लिए, प्रकाश के लिए संवेदनशील होता है, बाकी इनको हमारी तरह दिखाई नहीं देता है। तो ये जन्मांध होती हैं और इनके लिए ध्यान रखना विक्रमशिला वन्य जीव अभयारण्य, विक्रमशिला ध्यान रखें, विक्रमशिला वन्य जीव अभयारण्य विक्रमशिला वन्यजीव अभयारण्य गांगेय डॉल्फिन के लिए, गांगेय डॉल्फिन के लिए संरक्षित किया गया है। संरक्षित किया गया है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यही मेन परियोजना ध्यान रखनी है। एसएससी वाले खासकर ध्यान दें, एसएससी में यही इसी तरह से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ से हम बात कर रहे थे, मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ आपको। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई सारी परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। 1972 में शेर परियोजना शुरू की गई लॉयन को बचाने के लिए। 1973 में, सॉरी 2 लिख दिया है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई, ठीक है। बाघ परियोजना 1973। 1975 में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की शुरुआत की गई और 1987 में प्रोजेक्ट राइनो या गेंडा परियोजना की शुरुआत की गई, क्योंकि एक सींग वाला गेंडा केवल भारत में ही पाया जाता है और इसको संरक्षण देने के लिए आपको पता ही है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इसी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त ये और जगहों पर भी पाया जाता है, मानस राष्ट्रीय पार्क में भी पाया जाता है और जलडपरा में भी पाया जाता है। तो मानस राष्ट्रीय पार्क ध्यान रखना असम में और जलडपरा पश्चिमी बंगाल के अंदर आता है, इन जगहों पर भी ये पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 1972 में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ध्यान रखें यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हाथी के संरक्षण के लिए ये कुछ राष्ट्रीय पार्क चिन्हित किए गए इस तरह से। उसके बाद आपकी समुद्री कछुआ परियोजना, तो ऑलिव रिडले एक कछुआ है जो विशेष प्रकार का समुद्री कछुआ है जो उड़ीसा के तट पर अंडे देने के लिए आता है भारी मात्रा में। तो उड़ीसा के तट पर जब बहुत ज़्यादा जनसंख्या मानव की बढ़ने लगी तो जाहिर सी बात है उसका आना कम हो गया। तो उनको बढ़ावा देने के लिए, प्रजनन के लिए वो तट पर आते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए इसको संरक्षित कर दिया गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क उड़ीसा का, इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है। और गांगेय डॉल्फिन तो आप जानते ही हैं, 5 अक्टूबर 2009 को इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, ठीक है। तो इसके लिए विक्रमशिला वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है।
तो आपसे पूछा जाए कि विक्रमशिला वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है, तो ये ध्यान रखना गांगेय डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है ये आप लिख लीजिए, बिहार में पड़ता है। बिहार में भागलपुर सुना होगा, वहाँ पर है ये आपका, इसके लिए गांगेय डॉल्फिन के लिए। तो ये तो प्रमुख संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं। अब मैं बात कर रहा था देखिए टाइगर परियोजना की, ठीक है। तो टाइगर परियोजना हम साथ साथ में बात करेंगे। पहले हम टाइगर परियोजना हम जान चुके हैं, अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पार्कों के बारे में। राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, ठीक है। तो 104 राष्ट्रीय पार्क हैं। स्टेट वाइज हम इनको थोड़ा जान लेंगे तो हमको आसानी हो जाएगी समझने के लिए। ये भारत का मैप आप देख पा रहे हैं। तो स्टेट वाइज हम कुछ राष्ट्रीय पार्कों को यहां पर जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर से शुरुआत कर देते हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारे राष्ट्रीय पार्क हैं। तो यहां पर हम बात करें जम्मू और कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो राष्ट्रीय पार्क हैं उनकी बात करेंगे भी। आप या तो आप मैप में लिखते चले जाओ या अलग से कॉपी बना के इस कॉपी में लिख लो जम्मू कश्मीर के अंदर। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो राष्ट्रीय पार्क है उसकी हम बात करें तो एक तो यहाँ पर है सिटी फॉरेस्ट। सिटी फॉरेस्ट, और सिटी फॉरेस्ट को हम बोलते हैं सलीम अली। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क। तो सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, सलीम अली आपको पता ही होगा भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी हैं। सलीम अली भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी कहलाते हैं। तो सलीम अली ध्यान रखें, सिटी फॉरेस्ट सलीम अली के लिए जाना जाता है, सलीम अली है। इसके अलावा यहाँ पर एक और राष्ट्रीय पार्क है, इसको हम बोलते हैं हेमिस। हेमिस राष्ट्रीय पार्क, हेमिस। और ये मैंने लिखाया भी था, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। इसके अलावा और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दाचीगम। दाचीगम राष्ट्रीय पार्क। और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं किश्तवाड़। किश्तवाड़। तो ये प्रमुख राष्ट्रीय पार्क ध्यान रखें हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। सिटी फॉरेस्ट सलीम अली ध्यान रखें, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। सलीम अली के अलावा आप याद रखें दाचीगम। दाचीगम और हेमिस सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, सबसे बड़ा। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क ध्यान रखना पूछा जाए तो कौन सा है, हेमिस है। दाचीगम किसके लिए प्रसिद्ध है, दाचीगम प्रसिद्ध है हंगुल। हंगुल हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत पूछा जाता है कि हंगुल हिरण के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क जाना जाता है, तो दाचीगम है। तो दाचीगम आपको ध्यान रखना है हंगुल हिरण के लिए प्रसिद्ध है। तो हंगुल हिरण से इसका संबंध है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें देखिए अगले एक और राज्य की, हिमाचल प्रदेश। यहां पर आप देख रहे होंगे हिमाचल प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो राष्ट्रीय पार्क हैं उनको आप इस तरह से इधर लिख लो, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक तो ध्यान रखना ग्रेट हिमालयन, एक है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिख लेना एक और राष्ट्रीय पार्क है पिन वैली। पिन वैली राष्ट्रीय पार्क, पिन वैली। ये ध्यान रखना जैव संरक्षित क्षेत्र भी था पिन वैली, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पर लिखना खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क, और इसके अलावा एक और लिख लेना, इसको बोलते हैं इंदर किला राष्ट्रीय पार्क। तो ये प्रमुख राष्ट्रीय पार्क ध्यान रखें कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो हिमाचल प्रदेश में मेन ध्यान रखें, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, खीरगंगा, इंदर किला और इंदर किला राष्ट्रीय पार्क। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जो है ये देखिए, यहाँ पर एक तो आपका हिम तेंदुआ पाया जाता है, हिम तेंदुआ पाया जाता है, हिम तेंदुए के लिए भी जाना जाता है। उसके बाद हम बात करें, पंजाब में कोई नहीं है, पंजाब में ऐसा कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है जिसका नाम लिखाया जाए। उत्तराखंड में है कई सारे, तो उत्तराखंड की हम बात करेंगे उस साइड में। पहले हम बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो देखिए हरियाणा के अंदर कालेश्वर और सुल्तानपुर, हरियाणा की बात कर लेते हैं, हरियाणा हो गया। हरियाणा में लिख लेना कालेश्वर और सुल्तानपुर। ये हरियाणा के अंदर लिख लेना आप। अब हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में देखना कई सारे हैं, जैसे जिम कॉर्बेट आपने सुना था। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में देखिए क्रमबद्ध तरीके से मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला लिख लें, इसको हम बोलते हैं जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट के अलावा फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी लिख लें। इसके अलावा हम बात करें जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी, गोविंद, गोविंद, गोविंद राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। राजाजी, राजाजी राष्ट्रीय पार्क। तो ज़्यादातर राजाजी, फूलों की घाटी और जिम कॉर्बेट आपको ध्यान रखना है, ये उत्तराखंड के अंदर आपके पड़ते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी, गोविंद राष्ट्रीय पार्क और राजाजी राष्ट्रीय पार्क, ये प्रमुख राष्ट्रीय पार्क आपको ध्यान रखने हैं जो उत्तराखंड में दिखाई देते हैं। फूलों की घाटी अक्सर आपसे पूछ लेते हैं कि फूलों की घाटी जो है वो राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, तो फूलों की घाटी को थोड़ा सा ध्यान रखें। अब हम बात करें राजस्थान की, तो देखिए यहाँ पर ये राजस्थान देख पा रहे होंगे आप। तो राजस्थान में है, मैं यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ, नीचे इस तरह से यहाँ पर लिख लें आप। राजस्थान के अंदर एक तो डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क लिख लिया आप, डेजर्ट बोलते हैं, डेजर्ट, डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। एक है केवला देव, केवला देव राष्ट्रीय पार्क। एक है रणथंबोर, यह सरिस्का लिख लीजिए पहले, सरिस्का राष्ट्रीय पार्क। सरिस्का के बाद लिख लीजिए रणथंबोर, रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क। और रणथंबोर के बाद लिख लीजिए मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स। तो ये प्रमुख राष्ट्रीय पार्क ध्यान रखना राजस्थान के अंदर है। डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क है,
केवलादेव है, सरिस्का है, रणथंभौर है, मुकुंद्रा हिल्स है। डेजर्ट, केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंद्रा हिल्स। ठीक है, तो ये मेन आप मैंने यहाँ पे लिखा दिए। देखिए दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, दोबारा नोट कर लें इसको लिखना चाहें तो। जम्मू कश्मीर के अंदर सिटी फॉरेस्ट, हेमीस राष्ट्रीय पार्क, दाचीगम राष्ट्रीय पार्क और किश्तवाड़। तो मेनली आपको जम्मू कश्मीर मैंने भले ही 4 आपको लिखा दिए हैं, लेकिन एक तो ये पूछ लेते हैं सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो हेमीस ध्यान रखना है आपको। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, तो सलीम अली के नाम से ध्यान रखना। 2 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं गोवा में और केरल में, तो वन्यजीव अभ्यारण्य पे भी हम पढ़ेंगे। और एक राष्ट्रीय पार्क है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो सलीम अली को लेकर अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, सलीम अली वन्यजीव अभ्यारण्य पूछ लेते हैं तो तुरंत लोग बाग जम्मू कश्मीर लगा देते हैं। तो ध्यान रखना, सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्यजीव अभ्यारण्य की बात होती है तो वो गोवा में एक और एक केरल के अंदर है। लेकिन सलीम अली राष्ट्रीय पार्क की बात होती है तो राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। उसके बाद दाचिंगम है जो हंगुल हिरण के लिए प्रसिद्ध है, और एक किश्तवाड़ है, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में। तो ऊपर के 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को इसमें ध्यान रखें, ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। अब हिमाचल प्रदेश में बात करें, हालांकि हिमाचल प्रदेश से कोई नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर ध्यान रखना चाहें तो ग्रेट हिमालयन ध्यान रखें, पिन वैली ध्यान रखें, क्योंकि पिन वैली यहाँ पर क्या है, जैव संरक्षित क्षेत्र भी है। तो पिन वैली यहाँ पर जैव संरक्षित क्षेत्र है। तो ग्रेट हिमालयन जो पिन वैली है यहाँ पर ध्यान रखना, एक जानवर और पाया जाता है, एक तो तेंदुआ हो गया, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय के आगे एक लिख लेना, यहाँ पर एक पशु पाया जाता है जिसको बोलते हैं याक, याक पशु। तो याक के लिए भी प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। याक के लिए पूछा जाए कौन सा राष्ट्रीय पार्क है तो ग्रेट हिमालयन जो है वो याक पशु के लिए जाना जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क है, शुतुरमुर्ग के बारे में जाने, शुतुरमुर्ग पूछा जाता है कहाँ पाए जाते हैं तो डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क में। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, केवलादेव ध्यान रखना पक्षी अभ्यारण्य भी है, और यहाँ पर साइबेरियाई क्रेन्स आते हैं, साइबेरियाई क्रेन। तो साइबेरिया से यहाँ पर एक पक्षी आता है काफ़ी बड़े साइज का, और वो केवलादेव में आकर शरण लेता है भरतपुर में, ठीक है। तो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, भरतपुर में पड़ता है, राजस्थान में। बाकी सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंद्रा हिल्स, सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंद्रा हिल्स तीनों के तीनों ध्यान रखना क्या है, टाइगर रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व के रूप में जाने जाते हैं। टाइगर भी यहाँ पर पाया जाता है। तो ये सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व कहलाते हैं, ठीक है। टाइगर परियोजना के अंतर्गत इनको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। उत्तराखंड की हम बात कर रहे थे, तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट हो गया, फूलों की घाटी, गोविंद सागर और राजाजी। और जिम कॉर्बेट आपको बताई है भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व है, भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व। तो सबसे पहला टाइगर रिजर्व ध्यान रखना उत्तराखंड में। फूलों की घाटी फूलों के लिए जानी जाती है, बहुत सुंदर सुंदर फूल यहाँ पर विदेशी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, पहुँचना बहुत मुश्किल है, इसलिए अभी तक ये प्राकृतिक रूप से यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी, गोविंद और राजाजी ध्यान रखें उत्तराखंड के। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और इधर की तरफ आपका हरियाणा। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो हेमिस है, हेमिस ध्यान रखना ये लद्दाख में पड़ता है। अब ये अलग अलग हो गए हैं, तो ये अलग अलग मान लें इसको। तो हेमिस को अगर लिखना चाहे तो अलग से लिख सकते हैं, लद्दाख के अंदर है। लेकिन सामान्य तौर पर आपसे राज्य ही पूछे जाते हैं, तो इसको अलग से लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। हेमिस राष्ट्रीय पार्क की जो लोकेशन है, इसकी भौगोलिक स्थिति जो है वो लद्दाख के अंदर पड़ती है, तो लिख सकते हैं इसको यहाँ पर लद्दाख में।
इसकी स्थिति ध्यान रखना कहाँ पर है, लद्दाख के अंदर है। अब लद्दाख अलग हो गया है तो इसको भले ही आप अलग से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लद्दाख के अंदर पड़ता है आपका हेमिस राष्ट्रीय पार्क। तो हालांकि लद्दाख अलग हो गया है तो उसको अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर स्टेट ही पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर में इसके अंदर केंद्र शासित प्रदेश करके नहीं पूछा जाएगा जहाँ तक है, लेकिन फिर भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। लद्दाख के अंदर आता है हेमी राष्ट्रीय पार्क। तो ये प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हो गए, ठीक है। अब कुछ और राष्ट्रीय पार्कों के बारे में आगे बात कर लेते हैं। इस तरह से एक मैप ले लेते हैं यहां पर। तो इतने हम जान चुके हैं आगे। अब देखिए, मान लीजिए हम बात करें गुजरात की, तो ये गुजरात है और गुजरात में यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क है जिसको बोलते हैं गिर राष्ट्रीय पार्क। और गिर राष्ट्रीय पार्क आप जानते ही हैं किसके लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है एशियाई शेरों के लिए। तो एशियाई शेर ध्यान रखना गिर राष्ट्रीय पार्क के अंदर ही पाए जाते हैं। तो गिर राष्ट्रीय पार्क ध्यान रखना एशिया में। इसके अलावा गिर राष्ट्रीय पार्क तो एक हो गया, इसके अलावा और लिखना चाहें तो यहीं पर एक और राष्ट्रीय पार्क लिख लें, इसको बोलते हैं ब्लैक बक। ब्लैक बक, तो ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है ये। तो ब्लैक बक और गिर हाल है। यहाँ ना एक और यहाँ पर बांसदा करके और पड़ता है, लेकिन ये दो राष्ट्रीय पार्क आप ध्यान रखें केवल गुजरात के अंदर, गिर राष्ट्रीय पार्क और ब्लैक बक। तो गिर और ब्लैक बक आप ध्यान रखें इस तरह से। उसके बाद हम बात करें, देखिए आगे मध्य प्रदेश की। तो मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के अंदर 9 राष्ट्रीय पार्क हैं। तो चाहे तो आप 9 के 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है 9 के 9 लिखने की आपको। मध्य प्रदेश के अंदर, और ये मध्य प्रदेश है मान लीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर जो राष्ट्रीय पार्क है वो मेन राष्ट्रीय पार्क में आपको लिखा देता हूँ। जैसे एक राष्ट्रीय पार्क है, इसको बोलते हैं पेंच। पेंच राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, पेंच है, पन्ना है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क, माधव राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। तो पेंच हो गया, पन्ना, बांधवगढ़, माधव। फॉसिल राष्ट्रीय पार्क, फॉसिल राष्ट्रीय पार्क। तो इस तरह से कान्हा राष्ट्रीय पार्क, कान्हा राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, कान्हा सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क। तो इस तरह से देखिए, ये पेंच है, पन्ना, बांधवगढ़, माधव, फॉसिल, कान्हा, सतपुड़ा, संजय। एक और लिख लेना यहाँ पर वन विहार, वन विहार और संजय राष्ट्रीय पार्क, संजय राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो हाल ही में बना है वो भी यहाँ पर लिख लें, इसको बोलते हैं कूनो राष्ट्रीय पार्क। कूनो राष्ट्रीय पार्क। तो यहाँ राष्ट्रीय पार्कों की संख्या अब 10 पहुँच गई है। तो अभी तक 9 थे, 10 हो गई है। कूनो को मिलाकर यहाँ पर कितने हो गए, 10 राष्ट्रीय पार्क हो गए।
ठीक है। तो ये ध्यान रखें इस तरह से। अब हम बात करें मान लीजिए इधर की उड़ीसा की, तो उड़ीसा में देखिए यहाँ पर मान लीजिए उड़ीसा है, या पश्चिमी बंगाल की बात कर लेते हैं। मैं पहले ये पश्चिमी बंगाल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से ये पश्चिमी बंगाल दिखाई देता है, इस तरह से। तो पश्चिमी बंगाल के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के अंदर एक तो ध्यान रखें बुक्सा, बुक्सा राष्ट्रीय पार्क है, एक है जलडपरा, जलडपरा, और एक ध्यान रखें आप सुंदरबन, सुंदरबन। तो ये पश्चिमी बंगाल में ध्यान रखना, बुक्सा और जलडपरा जरूर ध्यान रखें ये, और सुंदरबन तो आपको याद आ जाएगा पश्चिमी बंगाल अगर है तो। सुंदरबन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट मैं यहीं पर लिख देता हूँ उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के अंदर एक तो ध्यान रखें सिंपली पाल, सिंपली पाल जो एक जैव संरक्षित क्षेत्र भी था, और दूसरा याद रखें यहाँ पर भितरकनिका, भितरकनिका। तो सिंपली पाल और भितरकनिका, और एक और याद रखें नंदन कानन पड़ता है, नंदन कानन। तो ये मेन ध्यान रखें आप इसके। उड़ीसा के अंदर सिंपली पाल और भितरकनिका। भितरकनिका मैंने बताया था ऑलिव रिडले के लिए जाना जाता है, और सिंपली पाल जो है वो आपका किसके लिए है, सिंपली पाल एक जैव संरक्षित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस तरह से लिख ली इसको फटाफट से। बाकी राज्यों के बारे में भी जान लेते हैं। तो बाकी राज्यों के बारे में एक थोड़ा सा लिख लेते हैं, एक दो दो। जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं बिहार में लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं तो बिहार। बिहार में एक ही लिख लीजिए काफ़ी है, वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क बिहार के अंदर। ठीक है, उसके बाद आप मेन लिख लीजिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ लिख लीजिए, एक यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, मान लीजिए इस जगह पर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ध्यान रखना गुरु घासीदास, गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क ध्यान रखें, गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटक लिख लें आप, कर्नाटक से भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक में एक राष्ट्रीय पार्क पड़ता है, इसको बोलते हैं बांदीपुर, बांदीपुर, बांदीपुर है, नागरहोल है, बांदीपुर है, नागरहोल। तो बांदीपुर और नागरहोल ध्यान रख रहे हैं कर्नाटक में। और लिखना चाहे लिख लो बानेर, बानेरहट्टा, बानेरहट्टा। मेनली आप ध्यान रखें इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो आपका आता है कर्नाटक में बांदीपुर, तो बांदीपुर को जरूर ध्यान रखें। केरल की बात कर लेते हैं। केरल के अंदर कुछ राष्ट्रीय पार्क हैं, जैसे इधर लिख देता हूँ, केरल के अंदर
केरल में जैसे अनाईमुदी, अनाईमुदी राष्ट्रीय पार्क, इराविकुलम, 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 साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, और इसके अलावा लिख लेना पेरियार, पेरियार। तो ये केरल के अंदर राष्ट्रीय पार्क हैं, पेरियार, अनाईमुदी, इराविकुलम और साइलेंट वैली। तो ये ध्यान रखें कहाँ पर हैं, केरल के अंदर। केरल के अंदर आपका आगे, ठीक है। तो मेन आपको इस तरह से थोड़ा से ध्यान रखने हैं। प्रसिद्ध जो राष्ट्रीय पार्क है वही आपके पूछे जाते हैं, तो मेन ध्यान रखें। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप लिख सकते हैं, एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क पड़ता है मणिपुर में, मणिपुर में तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, इसको बोलते हैं कैबुल लैमझो राष्ट्रीय पार्क, कैबुल लैमझो राष्ट्रीय पार्क। इस तरह से ध्यान रखें। उसके बाद हम बात करें, देखिए आगे की तरफ कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। अंडमान निकोबार में राष्ट्रीय पार्क पड़ते हैं, अंडमान निकोबार। तो ध्यान रखना, भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क वाला राज्य पूछा जाए तो राज्य में आपको लगाना है मध्य प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो ध्यान रखना अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार में 9 राष्ट्रीय पार्क हैं, 9 राष्ट्रीय पार्क। सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहीं पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाए तो कहाँ पर है, तो ये भी अंडमान निकोबार में ही पाए जाते हैं। कौन कौन से यहाँ पर हैं, तो पहला लिख लीजिए, इसको हम बोलते हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय पार्क, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय पार्क है। दूसरा है रानी झांसी, रानी झांसी राष्ट्रीय पार्क, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, रानी झांसी राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट लिख लें कैंपवेल राष्ट्रीय पार्क, कैंपवेल राष्ट्रीय पार्क। इसके अलावा हैरियट तथा हैवलॉक, हैरियट तथा हैवलॉक राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। गैलेथिया राष्ट्रीय पार्क, गैलेथिया राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, गैलेथिया है। इसके अलावा सैडल पीक, सैडल चोटी राष्ट्रीय पार्क, सैडल चोटी राष्ट्रीय पार्क। इसके अलावा उत्तरी बटन राष्ट्रीय पार्क। इसके अलावा 8 नंबर पर लिखना मध्य बटन राष्ट्रीय पार्क, मध्य बटन राष्ट्रीय पार्क, और दक्षिणी बटन राष्ट्रीय पार्क। ये 3 बटन के आकार के द्वीप हैं, यहाँ पर छोटे छोटे गोल द्वीप हैं, इसलिए बटन नाम दे दिया है। अब ये जो दक्षिणी बटन राष्ट्रीय पार्क है, ये भारत का सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है।
तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कहलाता है दक्षिणी बटन राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पर राष्ट्रीय पार्कों के संबंध में। तो अंडमान निकोबार में 9 राष्ट्रीय पार्क हैं। ठीक है, इनके ध्यान रखें, नाम पूछ लेते हैं, लिख लीजिए इसको फटाफट। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय पार्क ध्यान रखें, इतने याद कर लें, काफ़ी हैं आप लोगों के हिसाब से, ज़्यादा आपके एग्जाम में डिटेल में नहीं आते हैं। हर राज्य के याद नहीं करने हैं, जो जो प्रसिद्ध हैं आपको वही याद रखने हैं। अब देखिए हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य, तो देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य वे संरक्षित क्षेत्र हैं, यहां पर लिखना वे संरक्षित क्षेत्र जहां कुछ सीमा तक मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित होती है। कुछ सीमा तक प्रतिबंधित होती हैं, मतलब सरकार की इजाज़त के बिना यहाँ से कोई कैसे काम नहीं हो सकते। जैसे पूर्णतः वर्जित थी, पूर्णतः कहाँ पर थी, राष्ट्रीय पार्क में, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो प्रतिबंधित कर दी जाती हैं। अब मेन जो हम बात करें भारत में, तो कुछ फैक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। भारत में वन्यजीव अभ्यारण्यों की कुल संख्या, 543 है। 543 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य ध्यान रखना कौन सा है, तो ये है कच्छ का रण। कच्छ का रण कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, तो कच्छ का रण गुजरात में जो है वो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहलाता है। ठीक है, दूसरा सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये है बोर टाइगर रिजर्व। बोर टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, महाराष्ट्र, ये सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। तो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कच्छ का रण है, और सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो बोर टाइगर रिजर्व है,
जो आपका पड़ता है कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो वन्यजीव अभ्यारण्यों की देखिए यहाँ पर बात होती है, तो मेन वन्यजीव अभ्यारण्यों की यहाँ पर बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें देखिए, ये तो मैप में आप क्लियर थोड़ा सा नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं इसको डार्क कर देता हूँ। है तो ये टाइगर रिजर्व के लिए ही, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य को भी ठीक है, ये भारत का मैप देखना है केवल आपको, इसमें लिखा हुआ है उससे उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं एक राज्य है, इसको बोलते हैं गुजरात। तो गुजरात के अंदर इस भाग में यहाँ पर आपको पता ही है एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको बोलते हैं कच्छ का रण। कच्छ का रण वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो आपसे पूछा जाएगा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है जंगली गधा। तो जंगली गधे के लिए जाना जाता है, और ये पूछा भी जाता है कि जंगली गधे के लिए कौन सा वन्यजीव संरक्षित किया गया है। तो जंगली गधे की बात आती है तो ध्यान रखना, कच्छ का रण आपको ध्यान रखना है। तो कच्छ का रण जो है वो जंगली गधे के लिए जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद यहीं पर एक और लिख लें, गुजरात के अंदर ही, इसको बोलते हैं नल सरोवर। नल सरोवर, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। और यहीं पर हम बात करें, ये भी गुजरात में हो गए दोनों, ये लक्षद्वीप कहलाते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप आप देख रहे हैं, ये सारे लक्षद्वीप हैं। और लक्षद्वीप में भी मैंने आपको बताया था एक पक्षी अभयारण्य है जिसको हम बात करते हैं, जिसका नाम है पित्ती, पित्ती पक्षी अभयारण्य। तो पित्ती पक्षी अभयारण्य ध्यान रखना कहां पर है, लक्षद्वीप के अंदर पड़ता है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में पड़ता है पित्ती पक्षी अभयारण्य। ठीक है, ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये राजस्थान है। और राजस्थान के अंदर भी एक प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है। ध्यान शायद आपको आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो राजस्थान के अंदर एक पक्षी अभयारण्य है जिसको हम बोलते हैं घाना, घाना पक्षी अभयारण्य। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क इसी का नाम है, केवलादेव पक्षी अभयारण्य। और ये आपको पता ही है साइबेरियाई सारस के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियाई सारस, तो साइबेरियाई सारस जो आता है उसके लिए जाना जाता है घाना पक्षी विहार। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है एक, इसमें यहाँ पर लगभग आप बना लें, इसको बोलते हैं बखीरा, बखीरा पक्षी अभयारण्य। बखीरा पक्षी अभयारण्य लिख लें, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पर लिख लें, भारत में सबसे ज़्यादा, भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या
की संख्या अंडमान निकोबार में, अंडमान तथा निकोबार। तो अंडमान और निकोबार में ध्यान रखना सबसे ज़्यादा पक्षी अभ्यारण्य या वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं, ये लगभग 97 के करीब है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना वन्य जीव अभ्यारण्य कहीं पर हैं तो वो अंडमान निकोबार के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आज इतना नोट कर लीजिए, कल कुछ चीज़ें इसमें और ऐड करके हम बात करेंगे आगे। ठीक है, सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार सभी लोगों को।